जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लास पर। यूपी ट्रिपल पेट जो मैथ के जो अर्थमेटिक मैथ का पोर्शन आएगा, आज से हम लोग उसकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। और अर्थमेटिक मैथ में हम लोग देखते हैं कि जो कुछ पोर्शन है, जैसे अगर हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक में कि यहाँ पर 5 चैप्टर पूछे जाएंगे। एक पूर्ण संख्याएं, भिन्न तथा दशमलव से एक क्वेश्चन बनता है, एक बनता है परसेंटेज से, और एक बनता है साधारण एवं अंगगणितीय समीकरण। जो समीकरण दिए जाते हैं, इक्वेशन वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनसे एक क्वेश्चन आता है। ठीक, फिर आता है घातांक एवं करणी से एक क्वेश्चन आता है, और औसत से क्वेश्चन देखने को मिलता है। यानी 5 चैप्टर से अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन आएंगे। अर्थमेटिक में परसेंटेज, औसत, ये हमारा ग्राफ और डाटा जो टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। जिसमें से पूर्ण संख्याएं और भिन्न तथा दशमलव ये अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें मैथ्स अगर आ रही है तो होल नंबर्स और फ्रैक्शन और जो परसेंटेज या जो दशमलव वाले संख्याएं हैं वो वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे कि 5 चैप्टर हैं, तीन क्लासेस में सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, और इनसे आप जब इनको पूरे तरीके से पढ़ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग शुरू करते हैं पूर्ण संख्याएं, भिन्न तथा दशमलव, उसके बाद में परसेंटेज शुरू करेंगे, देन उसके बाद में साधारण अंकगणितीय समीकरण दिया गया है, और घातांक एवं घात का क्वेश्चन बनेगा, और एक औसत का। ये यूपी ट्रिपल एस पेट का जो अर्थमेटिक का जो सिलेबस है वो इतना ही है, इतने से ही क्वेश्चन मिलेंगे। बट कुछ क्वेश्चन इतने बेसिक से उठा लिए जाते हैं जो आगे चल करके क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं तो क्वेश्चन भी गलत भी हो जाता है। तो अगर हम आज शुरू करते हैं, जैसे अगर पहला शुरू करते हैं पूर्ण संख्या, तो उसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे एकदम शुरू से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस पेट में अभी भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एकदम बेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब बेस से क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, अगर बेस से क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपको क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे और देखेंगे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर जब इस सिलेबस आपका 5 जो टॉपिक जो खत्म हो जाएंगे, इनमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए, आने वाले जो क्वेश्चन पूछे गए, और इन्हीं टॉपिक्स में अदर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उन सब के जो क्वेश्चन जब थोड़े बहुत कर लेंगे आप लोग, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपका वहां पर गलत नहीं होगा। तो अगर हम लोग शुरू करते हैं पहला, कि अगर हम लोग पहला देखते हैं कि पूर्ण संख्याओं के बारे में, तो पूर्ण संख्याएं अगर हम लोग शुरू करें तो पूर्ण संख्याएं जिनको हम लोग होल नंबर कहते हैं, ये आपका एक चैप्टर है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं सीखने से पहले अगर हम लोग देखें कि अगर जैसे कुछ चीजें होती हैं पूर्ण संख्याओं के पहले, हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर, यानी जिनको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग देखें तो अगर जैसे पहली होती है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या यानी वो संख्या है, यानी इसको प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से लेकर के 9 तक की होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के बाद में आएंगे तो उसके बाद में आती है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं में क्या होता है कि जब हम लोग पूर्ण संख्याएं लेके चलेंगे तो पूर्ण संख्याओं में सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, जो नेचुरल नंबर होते हैं, यानी दूसरा अगर हम लोग लेते हैं पूर्ण संख्या, या जिनको होल नंबर कहते हैं, इसमें क्या होता है, सिर्फ ये जो नेचुरल नंबर होते हैं उनमें एक 0 से शुरू करते हैं, या अगर जो होल नंबर होती है वो 0 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी यहाँ तक की जो होती है वो नेचुरल नंबर होती है। अब इसमें अगर एक चीज देखें कि अगर ये कहा जाए कि पूर्ण संख्या
में सिंबल कितने यूज होते हैं, तो सिंबल अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें जो 10 जो है वो सिंबल यूज किए जाते हैं। अब हम लोग पूर्ण संख्याओं के बारे में देखेंगे। फिर अगर हम पूर्ण संख्याएं हैं, उसके बाद में तीसरा अगर हम लोग नंबर देखते हैं तो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो, तीसरा अगर हम लोग मान के चले तो इंटीजर्स नंबर, यानी ऐसी संख्याएं जो निगेटिव से शुरू होती है, जैसे मान लीजिए 3 -2 -1 और 0 1 2 3 4 5, यानी ऐसी संख्याएं जो नेगेटिव से शुरू होती हैं, बीच में 0 आता है और इधर पॉजिटिव शुरू होती है, तो वो संख्या हमारी इंटीजर्स में कहलाती है। ठीक, तो नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं या जिनको होल नंबर और इंटीजर्स नंबर तीनों हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगर शुरू करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में, उसके बारे में हम लोग थोड़ी चीजें देखेंगे। पूर्ण संख्याओं से बनने वाले क्वेश्चन कई डायरेक्ट ऐसे आए हुए हैं और जो कि नॉर्मल से पूछ लेते हैं। अगर संख्याओं से शुरू करते हैं, अगर हम लोग संख्याएं देखें तो संख्याओं के बारे में अगर हम लोग नॉर्मली देखना चाहें तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सम, एक होती है विषम। अगर संख्याओं के बारे में देखें संख्याएं एक कौन सी होती है, सम, एक होती है विषम। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्या होती हैं यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य हो जाए, वो सम संख्याएं कहलाती है। और विषम संख्याएं यानी जो संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती हैं, वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से भाज्य नहीं होती हैं वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक सा एग्जांपल है कि इसके जो होती हैं सम संख्याओं में, जैसे 2 4 6 8 10 12 ऐसे कर करके जो संख्या 2 से डिवाइड हो रही है वो विषम सम कहलाती है। फिर इसका एग्जांपल अगर विषम संख्या कर लें तो विषम संख्या का एग्जांपल होगा, जैसे यहाँ पर 1 3 5 7 9 और 11 ऐसी संख्याएं, ये हमारी विषम संख्या कहलाती है। ठीक, अब सम संख्या और विषम संख्या ये कैटेगरी हो गई। अगर दूसरी चीज अगर हम लोग देखते हैं कि नंबर्स में अगर संख्याएं दूसरे प्रकार से पूछते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, दूसरे तरीके से देखें तो संख्याएं भाज्य और अभाज्य होती हैं। यानी संख्याएं दूसरी प्रकार से लें तो संख्याएं एक होती हैं भाज्य, एक होती हैं अभाज्य, यानी कंपोजिट नंबर और दूसरी होती है प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होती हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो एक एवं अधिक संख्याओं से भाज्य हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी एक संख्या जो एक से अधिक संख्याओं से मतलब विभाज्य हो जाती है वो भाज्य कहलाती है। जैसे अगर कहा जाए कि 4 किससे डिवाइड हो जाती है, 2 से, तो यानी ये 2 से भाज्य हो जाएगी। और इसको अगर देखें जैसे 9 से किससे भाज्य हो जाती है, 3 से, यानी 3 भाज्य कहलाएगी। अब इसके बाद इधर आता है कि जैसे इसको अगर लेके चलें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू देखें कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक एवं स्वयं से, यानी खुद से जो भाज्य हो, 1 या स्वयं से भाज्य हो अन्य किसी संख्या से
संख्या से भाज्य ना हो तो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब इसका एग्जांपल अगर देखें कि प्राइम नंबर्स का एग्जांपल, जैसे अगर देखें प्राइम नंबर का एग्जांपल अगर लेके चलते हैं तो जैसे अगर ये कहा जाए कि 3, 5 और 7, 9 और 11, सॉरी 9 तो कट जाएगा, यानी 9 जो है वो भाज्य संख्या है, ये 3 से विभाजित हो जाती है। और अगर जैसे इसका देखे चले तो ये 11 हो गया, 13, ये संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है जो यूपीटीपीएससी में पूछा भी गया है कि सबसे छोटी, यानी यहाँ पर अगर देखिए हम लोग कि क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर हम लोग लेके चले तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, ठीक। उससे छोटी जो है वो, अगर अभाज्य सम संख्या अगर देखें तो ये हमारी 2 होती है। अगर ये पूछा जाए सबसे बड़ी या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे भाज्य संख्या अगर हम लोग देखें तो इसमें ये 4 आती है। इसको अगर हम लेके चलते हैं किस तरीके से, और जब आती है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, तीसरा आता है सह अभाज्य संख्या, यानी ऐसी संख्या जिनका पेयर हो बट एक दूसरे से डिवाइड ना हो, वो सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 4 है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा अगर कहा जाए कि 2 किसी से डिवाइड नहीं होता, खुद से डिवाइड होता, 3 भी किसी से डिवाइड नहीं होता, बट जब 4 आता है तो 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो 4 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या में काउंट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि कुछ चीजें और आती हैं पूर्ण संख्याओं में हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्या होती है, यानी यहाँ पर इसको लेके इसको एक प्रश्न और बनता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या अगर हम लोग देखें तो सबसे छोटी सम संख्या तो 4 हो गई, उसके बाद 5 किसी से डिवाइड नहीं होता, 7 भी डिवाइड नहीं होता है, 8 सम हो गया, 9 जो है यहाँ पर वही जो एक संख्या है जो 3 से डिवाइड होती है, यानी 9 इसका जो सही आंसर होगा। ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है, जो विषम है और भाज्य हो जाती है, ठीक। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं जो होती है सह अभाज्य संख्याएं, यानी इसके बारे में देखें तो सह अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं यानी जिसको कहते हैं को प्राइम नंबर, यानी ऐसी संख्याओं का पेयर जो ऐसी संख्याओं का युग्म या जिसको जोड़ा कह सकते हैं, जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो वो को प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे अगर इसका एग्जांपल लेते हैं
इसका अगर एग्जाम्पल है हम लोग, तो जैसे अगर यू करें, को प्राइम नंबर का एग्जाम्पल जैसे अगर ये कह सकते हैं कि 5 और 7, एग्जाम्पल इसका लें तो ये 5 और 7 एक दूसरे से दोनों नहीं कटती हैं। अगर ये कहें कि 7 और 13 ये एक दूसरे से नहीं कटती हैं, 11 और 13 ये एक दूसरे से नहीं कटती हैं, तो यानी ऐसी संख्या है जो स्वयं से सिर्फ डिवाइड हो रही हो और एक से डिवाइड हो रही हो, वो हमारी संख्याएं को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर एक शब्द आता है कि ट्विन प्राइम नंबर, यानी इसको अगर देखें तो इसका आता है ट्विन प्राइम नंबर। यानी ऐसी संख्याएं जिनका पेयर हो रहा हो बट जिनमें डिफरेंस हो 2 का, जैसे 5 और 7 का, ये ट्विन प्राइम नंबर है। दूसरा अगर हम लोग लेते हैं तो 11 और 13 का प्राइम नंबर है 2 का, यानी इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 2 का डिफरेंस है। दूसरी अगर हम लोग लेते हैं तो 17 और 19 का होता है। इस टाइप यानी ऐसी संख्या है जिनमें 2 का डिफरेंस हो बट को प्राइम नंबर यानी एक दूसरे से डिवाइड ना हो, वो हमारी ट्विन प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है, यानी प्राइम नंबर सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो प्राइम नंबर जो है सॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीजें हमें आनी होनी चाहिए। जैसे अगर हम लोग देखें कि प्राइम नंबर सॉल्व करने के लिए या होल नंबर सॉल्व करने के लिए हमको कई सारी चीजें, जो हम लोग पहली चीज तो बॉडमास रूल का जो है उसका ज्ञान होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है। जैसे अगर बॉडमास रूल हम लोगों ने पढ़ा है, यानी अगर कुछ चीजें कह सकते हैं हम लोग कि पूर्ण संख्याओं को हल करने के लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कई चीजें आनी चाहिए। जैसे अगर हम लोग आने में क्या जैसे होना चाहिए, हमें गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन, भाग, जोड़, घटाना, भिन्न यानी फ्रैक्शन, दशमलव, यानी इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, और उसके साथ में हम लोगों को बॉडमास का भी प्रयोग करना आना चाहिए। बॉडमास यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर ये कहें कि सबसे पहले ब्रैकेट यानी कोष्टक हिंदी में कहते हैं ऑफ गुणा का, डिवीजन यानी भाग, फिर उसके बाद में गुणा, फिर उसके बाद में जोड़, उसके बाद में घटाना, इस सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है पूर्ण संख्याओं को सॉल्व करने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे पूर्ण संख्याओं को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं कि संख्याएं 2 प्रकार की और होती हैं। एक होती है परिमेय संख्याएं, यानी जिनको कहते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर वो होते हैं, जैसे अगर इसको कहा जाए कि रैशनल नंबर यानी ऐसी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में
हम लोग लिख सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में, के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर P यानी न्यूमिनेटर होता है और D डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो P न्यूमिनेटर और D डिनोमिनेटर होता है, यानी ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q यानी भिन्न के रूप में लिख सके वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ पर Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देंगे तो वो संख्या 0 हो जाती है, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाती है। तो यानी यहाँ पर जो Q की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होगी। और P और Q यानी यहाँ पर P एंड Q की वैल्यू हमेशा होल नंबर में होगी, ठीक। दूसरी चीज, कभी भी ये वैल्यू जो होंगी वो प्राइम नंबर यानी होल नंबर्स में आएंगी, ठीक। दूसरी अगर संख्या हम लोग देखें तो अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या जैसे अगर इसका एग्जांपल लें तो इसको एग्जांपल में जैसे क्या होता है, इसका एग्जांपल 3/5, 7/11 या 5/9, इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। दूसरे प्रकार की जो संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, यानी अपरिमेय संख्या वो होती है जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी नहीं जा सकती हैं, वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी इसके बारे में देखते हैं। जी, तो परिमेय अपरिमेय संख्याएं, दूसरी संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। यानी जिनको इरैशनल नंबर कहते हैं। इरैशनल नंबर वो होती है जो, यानी ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q के फॉर्म में यानी रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, वो इरैशनल नहीं लिखी जा सकती हैं। वो इरैशनल नंबर होती है। जैसे एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में अगर देखें कि जैसे √5 हो गया, √8 हो गया या √11 हो गया, या पाई एक वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू 22/7 बट 3 जो होती है 3.14 की वैल्यू होती है, तो पाई की वैल्यू √11, 8, ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, यानी इरैशनल नंबर होते हैं। ये सब संख्याएं हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर हम लोग अगर देखें संख्याओं में कुछ जो वैल्यूज अलग होती हैं, जैसे अगर देखें इसको, एक होता है जातीय मान, एक होता है स्थानीय मान। यानी संख्याओं का एक होता है जातीय मान, जातीय मान को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फेस वैल्यू। यानी किसी भी संख्या की फेस वैल्यू को हम लोग जातीय मान कहते हैं। जातीय मान को हम लोग वास्तविक मान भी कहते हैं, यानी इसको हम लोग अगर कहें तो वास्तविक मान भी कहते हैं। मान भी कहते हैं। जातीय मान या फेस वैल्यू क्या होती है कि जैसे अगर कहा जाए कोई अगर संख्या दी गई है, फॉर एग्जांपल में अगर कोई संख्या दी गई है जैसे 85765, अगर ये कहा जाए इसमें 7 का फेस वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर 7 की फेस वैल्यू 7 ही रहेगी। यानी जातीय मान का जो नंबर है या वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है। इसको लिख सकते हैं हम लोग जातीय मान की, जातीय मान हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी जो वैल्यू होगी वही वैल्यू रहेगी। यानी जातीय मान कभी भी बदलता नहीं। अगर ये कहा जाए कि 7, 9, 5, 6, 7, 8, 3 में अगर ये कहा जाए कि ये 9 का फेस वैल्यू क्या है, तो 9 ही रहेगा हमेशा, कभी भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर कहा जाए
जातीय मान की कभी भी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जो वैल्यू होगी वही हमेशा रहेगी। दूसरी अगर हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो होता है वो होता है स्थानीय मान, यानी स्थानीय मान को लेकर के चले तो स्थानीय मान क्या होता है, यानी किसी भी संख्या का स्थान की वैल्यू, यानी स्थानीय मान जिसको हम लोग कह सकते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई भी संख्या दी गई है, एग्जाम्पल में अगर हम लोग लेते हैं, जैसे अगर कहा जाए कि 7 9 5 6 2, अगर ये कहा जाए कि इसमें 5 का स्थानीय मान बताइए, तो 5 यहाँ पर कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी यहाँ पर जो है वो 5 जो है वो जब भी कोई संख्या होती है इसमें एक शॉर्टकट तरीका होता है कि जो वैल्यू होती है उसके बाद में उतने जीरो लगा दिए जाते हैं। अगर ये कहा जाए कि ये जो है यहाँ पर 5 उसके बाद में इकाई दहाई यानी दो संख्या है तो 2 जीरो लगा दिए, ठीक। तो इसका अगर प्लेस वैल्यू देखें तो हमारी 500 हो गई। अब इसमें कहा जाता है कि प्लेस वैल्यू में हमेशा जो है वो बाएं से दाएं की तरफ गिना जाता है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इस तरीके से संख्याएं गिनी जाती हैं, यानी लेफ्ट से राइट से लेकर के लेफ्ट की तरफ जो है वो संख्याएं गिनी जाती हैं। जब भी स्थानीय मान में होगी, जो संख्या का स्थानीय मान पूछा जाएगा उसके दाहिने में जितनी संख्या होंगी वो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अगर जैसे कहा जाए कि दूसरा अगर नंबर लेते हैं हम लोग, जैसे कहा जाए कि 8 5 3 9 7 4 5, ठीक। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, अगर पूछ लिया जाए कि इसमें जो संख्या 5 है अगर इसका प्लेस वैल्यू निकाली जाए, तो अगर हम लोग इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी होगी तो किस तरीके निकलेगा, तो 5 लिखा जाएगा, उसके बाद में कितने 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर अगर वैल्यू देखी जाए तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 5 लाख की इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब यूपी ट्रिपल एससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी ट्रिपल एससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब भी अगर इसके वैल्यू पूछा जाए तो इसका पूछा गया था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 7,953.127, तो यहाँ पर इसका स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू जो है वो पूछी गई थी। अब क्या होता है कि यहाँ पर तो हम लोग जब कोई भी संख्या होती है तो हम लोग 100 से यानी जो संख्या होती है उसके आगे जीरो लगा देते हैं, बट ऐसी संख्याओं जो जिनके आगे पॉइंट होता है उसके आगे वाली वैल्यूज का अगर पूछ लिया जाएगा तब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या करना होता है कि जैसे अगर कोई भी संख्या होती है पॉइंट के बाद वाली, तो अगर पॉइंट के बाद वाली होती है तो पहली वाली वैल्यू के 1/10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, दूसरी वाली अगर 2 है तो 1/100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तीसरी वाली वैल्यू है तो 1/1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू पूछा जाए कि हमारा यहाँ पर कितना होगा 1/10, यानी यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू पूछी जाए तो ये हो जाएगा, जो वैल्यू ऊपर है तो 1/10 हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू 0.1 आ जाएगी। अगर इसकी पूछी जाए कि 2/100 बताइए तो इसकी वैल्यू होगी 0.02, इसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू होगा, ठीक। इसकी अगर हम लोग वैल्यू निकाले तो 7/1000 हो गया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो 0.007, यानी ये इसका आंसर होगा। यानी यहाँ पर हम लोग देखते हैं जितनी भी वैल्यू होगी उसके आगे जीरो लगाते हैं, बट पॉइंट के बाद में पहली वाली 1/10, दूसरी वाली संख्या 1/100, तीसरी वाली संख्या 1/1000, अगर अगली वाली संख्या होती है तो 1/10,000 वैल्यू निकालते हैं। तो इस टाइप का ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे अगर ये कहा जाए कोई अगर संख्या ले ली जाए फॉर एग्जाम्पल में कि जैसे अगर 95342.9, इसको 98 कर देते हैं 72, अगर इसमें ये कहा जाए कि 7 का जातीय मान जिसको हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं और स्थानीय मान जिसको हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं, इन दोनों का हमें अंतर बताना है, तो अंतर क्या होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 7 का जो है वो 7 तो पहले कोई है नहीं, यहाँ पर 7 का जातीय मान और स्थानीय मान का में अंतर बताना है, तो क्या होगा। अगर इसको हम लोग देखें तो 7 का जो स्थानीय और जातीय मान अगर कहा जाए कि जो जातीय मान है वो कभी भी चेंज नहीं होता, तो 7 का जातीय मान यानी प्लेस वैल्यू 7 ही रहेगी। अब स्थानीय मान के बारे में देखते हैं, स्थानीय मान यानी पॉइंट के बाद में है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी दूसरी पे है, तो यानी 7/100
100 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आएगी 0.07। अगर इनमें अंतर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यानी इसका हो जाएगा 7, पॉइंट में 0 0 लगेगा, यहाँ पे पॉइंट करेंगे और 0.7 और ये यहाँ पे 0। जब यहाँ पे हो जाएगा 10 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 6, यानी इसका जो है वो अंतर है वो 6.93 हो जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पॉइंट के बाद वाले जो प्लेस वैल्यू हैं वो आपको निकालनी आनी चाहिए, और उसके बाद में जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ये भी पता होनी चाहिए कहाँ पर कौन सी वैल्यू चेंज होती है और कहाँ पर कोई वैल्यू नहीं चेंज होती है। ठीक, ये देखने के बाद में आगे हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे इकाई अंक वाला, यानी यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चंस या यूनिट डिजिट की जो फॉर्मूला होता है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।